हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो कि है स्टडी ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप सब बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स में डिमांड किया था कि आप इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। फाइनली इस चैप्टर के ऊपर ये वीडियो आ गया और इस वीडियो में बेसिकली हम इस डिस्कशन को काफ़ी छोटा रखेंगे बिकॉज आपका एग्ज़ाम है 13 तारीख को। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन पे फोकस करूँगा यहाँ पे। ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा लेकिन इसमें मैं चीज़ें थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपकी। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना बिकॉज कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं और एनालिटिकल केमिस्ट्री कर चुके हैं और मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ये चैप्टर हमारा 4th चैप्टर है यहाँ पे, स्टडी ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एक्चुअली हैं क्या। आप सब लोग को पता होगा ये चीज़ कि वाटर जो होता है H2O ये बेसिकली एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इट इज़ न्यूट्रल। इसको हम न्यूट्रल क्यों कहते हैं? बिकॉज वाटर अगर हमारे हाथ पे पड़ता है तो क्या आपका हाथ जलता है? ऑब्वियसली नहीं जलता है। वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखोगे वाटर में क्या होता है, वाटर न्यूट्रल क्यों है ये चीज़ समझना। बिकॉज वाटर में एक H+ आयन होता है और अगर H+ वाटर से निकाल दो और क्या बचा है यहाँ पे OH- आयन। बेसिकली वाटर जो होता है, अगर वाटर का आप डिकम्पोजिशन करोगे वाटर में क्या क्या निकलता है, एक H+ आयन और दूसरा OH- आयन। इन्हीं दोनों आयन्स का खेल है एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स में। अब देखो यहाँ पे अगर किसी कंपाउंड में हम H+ आयन्स बढ़ाते जाएं, अगर मान लो हमने किसी कंपाउंड में H+ आयन्स ऐड कर दिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कंपाउंड सोचो जिसमें H+ आयन प्रेजेंट हो, जैसे कि HCl होता है और H2SO4 होता है और HNO3 होता है। ये सारे एसिड्स के नाम बता रहा हूँ। इन सारे कंपाउंड्स में ही आपका H+ आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट था, वो रिएक्ट करके इस कंपाउंड में आ गया। बेसिकली जिस भी कंपाउंड में H+ आयन प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड आपका हो जाता है एसिड। ठीक है, और जितने ज़्यादा उसमें H+ आयन होंगे, मतलब जितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन होगा H आयन का, उतना ही ज़्यादा एसिडिक वो कंपाउंड होता जाता है। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में हम H+ आयन्स बढ़ाएंगे तो वो एसिडिक नेचर का होता जाएगा। अब ज़रा और चीज़ समझो। अब अगर इसी लाइन पे अगर हम OH की बात करें, अगर हम किसी कंपाउंड में OH आयन्स का कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो OH आयन्स अगर हम इंक्रीज करेंगे OH- तो क्या होगा, वो कंपाउंड बेस नेचर का बन जाएगा या बेसिक नेचर का बन जाएगा या फिर एल्कलाइन भी हम उसको कहते हैं, वो एल्कलाइन बन जाएगा। बेसिकली अगर किसी कंपाउंड में H और OH बराबर मात्रा में है, जो कि सिर्फ वाटर में ही होते हैं, तब तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। या फिर उसमें दोनों ही ना हो, ना H+ हो ना OH- हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और न्यूट्रल कंपाउंड बताओ, आप सब लोग उसका यूज करते हो घर पे, वो होता है NaCl, जो नमक आप खाते हो। बेसिकली इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। हम कहते हैं कि सॉल्ट भी एक तरह का न्यूट्रल कंपाउंड है। हाँ, एक्सेप्शन सॉल्ट में भी होती हैं। सॉल्ट भी थोड़ा सा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, बट मोस्टली जो जनरल सॉल्ट्स होते हैं वो सारे ही होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अभी हम सॉल्ट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। बेसिकली मोटा मोटा यहाँ पे ये है, कुछ कंपाउंड्स न्यूट्रल होते हैं और जिन कंपाउंड्स में H+ आयन्स होंगे वो आपके एसिडिक नेचर के होंगे, और जिन कंपाउंड्स में OH- आयन होगा, OH- आयन प्रेजेंट होगा, उनको हम बोलते हैं कि वो बेसिक नेचर के हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ कंपाउंड्स देख लो। एक होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होल ट्वाइस क्यों लगा ये आप लोगों को पता होगा, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है। बेसिकली कई सारे एग्जांपल्स बेस की भी आप निकाल सकते हो और कई सारे एग्जांपल्स आप एसिड के भी इस तरह निकाल सकते हो। ओवरऑल इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, अबाउट एसिड्स। एसिड क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, वो फिजिकली कैसा लगता है, फिजिकल उसका अपीयरेंस कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और किस तरीके से वो अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है। वही चीज़ हमें बेस के साथ देखनी है कि बेस क्या होता है, बेस का डेफिनेशन और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। और फिर हम आएंगे वाटर के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक और चीज़ इस चैप्टर में है जो कि है अबाउट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो है अबाउट pH स्केल। यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है ऐसा स्केल टाइप का एक बना दिया है, एसिड, न्यूट्रल और बेस, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता pH स्केल में ही पढ़ोगे।
सो ओवरऑल अगर आप छोटे में देखो तो ये चैप्टर है, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा चीज़ें हैं चैप्टर में। तो चलो भी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अगर चैप्टर के सिलेबस की, तो ये है आपके चैप्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस। ये मैंने साइट से निकाला है आईसीएसई की। सो यहाँ पे आपको पढ़ना है अबाउट डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल थ्री, मतलब एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के, ये सारा कुछ आपको देखना है। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, एग्जाम्पल मैं बता दूंगा अभी आगे। फिर जब एसिड को हम पानी में मिलाते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करता है, और वहीं पे एल्कली को जब हम पानी में मिलाते हैं, किसी बेस को पानी में मिलाते हैं, तो वहां पे हाइड्रोक्सिल आयंस यानी OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। सो इसके बारे में भी हम देखेंगे, और फिर उनका इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट होता है ये भी हमें देखना है। कैसे हम इंडिकेट करते हैं, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, इंडिकेट नहीं, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं। तो वो भी अभी हम आगे देखेंगे कि कलर चेंजेस क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ भी आगे आएगा। फिर अब आता है फिर डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसमें एक आएगा। और यहाँ पे आपको इस बारे में भी पढ़ना है कि जो सॉल्ट्स के टाइप्स होते हैं, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, तो वो कब बनते हैं ये भी मैं अभी आपके कंडीशन डिस्कस करूंगा। सो इसके बाद पीएच स्केल के बारे में हमें देखना है, पीएच स्केल क्या होता है वो भी देखेंगे। और यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, लास्ट टॉपिक। सो इतने टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं। और इस बार मैं एक चीज देखो बता दूं पहले से कि इस बार रिएक्शंस जो हैं, इस बार रिएक्शंस लिखने के लिए तो आ नहीं पाएंगी, तो इस साल के लिए स्पेसिफिक जब रिड्यूस सिलेबस किया गया है इस बार 2021 और 22 सेशन के लिए, तब इस बार रिएक्शंस का आना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने हैं, और एमसीक्यू में आपसे इक्वेशन लिख के बैलेंस करने के लिए तो बोलेगा नहीं। हाँ ये हो सकता है, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि दो कंपाउंड्स हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिएक्शंस को बनाना आना चाहिए। अगर रिएक्शंस बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बोलना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको मैं हेल्प करूंगा कि हम कैसे रिएक्शंस को फॉर्म करते हैं और कैसे रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। सो वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। सो इस वीडियो में हम बेसिकली इस चैप्टर तक ही लिमिटेड रहेंगे, थोड़े बहुत रिएक्शंस मैं बताऊंगा, लेकिन हम रिएक्शंस में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है अबाउट एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं पढ़ते हैं यहाँ पे। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सार। सार मतलब होता है बहुत खट्टा होना। सो एसिड से सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल लाइफ में आप कौन सी ऐसी चीज यूज करते हो जो खट्टी होती है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है नींबू, लेमन। सो ऑब्वियसली लेमन खट्टा क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर कहीं ना कहीं साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। दैट्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरली अकर करता है वो, तो उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। तो बेसिकली एसिड्स सारे नेचर होंगे, एसिड सारे खट्टे होंगे टेस्ट में। सो नींबू जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो। अगर कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल एसिड होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो उसको आप टेस्ट करके नहीं देखोगे, टेस्ट करना उसको बेवकूफी होगी। सो बेसिकली एसिड्स से हमें क्या समझ में आया, एसिड्स ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका टेस्ट सार होगा। अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। सो एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स विच कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स। तो मैंने बताया था ये चीज कि एसिड्स में क्या होते हैं, H+ आयन प्रेजेंट होगा, मतलब H आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा एक एसिड में, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया और H2SO4 हो गया। जिस भी कंपाउंड में H+ आयन प्रेजेंट है मतलब कि वो एक एसिड है। एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। सो आपसे कभी कभी यही पूछ सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं, तो हाइड्रोनियम आयंस आर H3O+ आयंस। ये बनते कैसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपने एक एसिड लिया HCl और उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, सो क्या होगा, HCl जब पानी में डिसॉल्व होगा तो अपने आयंस में ब्रेक करेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा H+ आयन और एक आ जाएगा Cl- आयन। तो इन दोनों आयंस में ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे हमें मिला H+ आयन, और वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये आयन रिएक्ट करता है और ये बना लेता है हाइड्रोनियम H3O+ आयन। ये न्यूट्रल नहीं है बिकॉज में चार्ज आ गया है प्लस का, सो इट इज हाइड्रोनियम आयन। ये होता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि हाइड्रोनियम आयन का करेक्ट केमिकल फॉर्मूला बताओ। सो ये फॉर्मूला है इसका। तो एसिड्स ऐसे कंपाउंड होंगे जो पहली बार टेस्ट में सार होंगे, और एसिड ऐसे कंपाउंड होंगे टेक्निकली इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करता है। ये होता है एसिड का डेफिनेशन। सो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बैटरीज में काफी यूज किया जाता है, और नाइट्रिक एसिड, ये आप केमिस्ट्री लैब में जाके देख सकते हो। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड के। अब ऐसा नहीं है कि वर्ड में ये सिर्फ 3 ही एसिड्स प्रेजेंट हैं, और भी एसिड्स होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम ये देखते हैं कि एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। कई सारे टाइप्स हैं, अभी आगे क्लासिफिकेशन और है, बट यहाँ पे हम शुरुआत में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 टाइप्स के एसिड। एक होते हैं मिनरल एसिड्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स।
देखो ऑर्गेनिक एसिड्स नाम से पता लग रहा है, ऑर्गेनिक एसिड्स उन एसिड्स को हम कहेंगे जिनका जो सोर्स है वो लिविंग बीइंग से रिलेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका साइट्रिक एसिड हो गया जो कि लेमन्स में पाया जाता है, वो एक एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड का। क्यों? बिकॉज वो एक लिविंग थिंग में प्रोड्यूस हो रहा है और वहां से फॉर्म हो रहा है। सो बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे ही एसिड्स होंगे जैसे कि एसिटिक एसिड आपका होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स के। फिर मिनरल एसिड्स की हम बात करें तो मिनरल एसिड्स बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। और इनकी खास बात क्या होती है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, दे आयोनाइज कंप्लीटली। मिनरल एसिड्स जो होंगे वो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे बिकॉज ये आयंस से मिलके बने होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये थोड़ा भारी होते हैं, हैवी होते हैं, और ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते, मतलब कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाएंगे। आप पानी में इनको डिसॉल्व करोगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, वो आयंस में पूरी तरह नहीं ब्रेक हो पाते हैं। सो इसका मतलब ये कि जब आप ऑर्गेनिक एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करोगे सो इट में कंटेन आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वहां पे आपको आयंस भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। और वहीं पे मिनरल एसिड्स को अगर आप डिसॉल्व करते हो तो वहां पे वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और वो कंप्लीटली आयन फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। सो दैट्स इट, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। काफी सारे क्लासिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहला है डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज, वही चीज जो अभी हमने पीछे देखी थी। सो डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज दो चीजों में ब्रेक होता है। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से आते हैं, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं। जैसे कि हमें मिनरल से मिले या अर्थ की हमने खुदाई की वहां से चट्टानों से हमें मिले, सो इनऑर्गेनिक एसिड्स उनको कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपका एसिटिक एसिड बेस्ट एग्जांपल हो गया ऑर्गेनिक एसिड का, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स ये होते हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस ऐसे आप निकाल सकते हो कि जिन एसिड्स में कार्बन प्रेजेंट होगा, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होते हैं ना जिसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन वगैरह और भी चीजें होती हैं। सो बेसिकली जिसमें भी कार्बन होगा, जिस भी एसिड में कार्बन प्रेजेंट होगा उसको आप कह सकते हो कि वो ऑर्गेनिक है। सो ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन कार्बन एटम। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है, जो कि पाया जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उसमें पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। सो उसमें H2CO3 उसका फॉर्मूला होता है और वहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन H2CO3 या कोल्ड ड्रिंक जो होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जाती है, वहां नहीं बनती है। सो ऑब्वियसली H2CO3 को हम ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। सो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट फॉर H2CO3 बाकी जिस भी एसिड में C प्रेजेंट होगा या कार्बन प्रेजेंट होगा वो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे, राइट। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे। ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू में, मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज इस बार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज रिएक्शंस कहीं ना कहीं कम आएंगे या पूछे ही नहीं जाएगा। तो एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जा सकते हैं। सो इस टाइप के टॉपिक्स पे ज्यादा आप फोकस करना, बिकॉज कहीं ना कहीं एमसीक्यू के लिए ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या होता है, देखो कुछ एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ एसिड्स होते हैं बहुत ही वीक एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके क्लास में जो कुछ बच्चे होते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते होंगे, सबसे सब पे दबदबा ऐसे बना के रखते होंगे, और कुछ बच्चे होते होंगे थोड़ा वीक रहते होंगे, थोड़ा हर चीज़ें पीछे हट जाते होंगे। सो बेसिकली एसिड्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। कुछ एसिड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और कुछ एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं और वो पार्शली ही डिसोसिएट होकर, पार्शली मतलब पूरा पूरा रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, पार्शली डिसोसिएट होंगे और बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे या रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे सही से। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कि बहुत विगरसली आयोनाइज होते हैं, बहुत ही तेजी से आयोनाइज होंगे और बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर जाएंगे। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है HCl और H2SO4। HCl और H2SO4 ऐसे एसिड्स होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो आपकी स्किन पे गलती से पड़ जाए तो आपकी स्किन पूरी वहां पे जल जाएगी, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। और वहीं पे हम वीक एसिड्स की बात करें तो उसका एक एग्जांपल है जैसे कि एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड आप सबको पता होगा कि विनेगर में पाया जाता है, और विनेगर हम सब खाते हैं, कहीं ना कहीं आपके खाने में यूज होता है। सो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक एसिड होता है, तभी आप उसको खा सकते हो। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होंगे जो काफी तेजी से रिएक्ट करेंगे, बहुत विग्रस होंगे, बहुत ज्यादा वायलेंट होंगे, और वीक एसिड्स वो होंगे जो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे एंड पार्शली आयोनाइज हो पाएंगे। तो यही है। आगे देखते हैं और क्लासिफिकेशंस। सो नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन देयर कंसेंट्रेशन। सो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या
कि आप कितना पानी मिला रहे हो अपने एसिड में। सो अगर हम किसी एसिड में बहुत ज़्यादा पानी मिला दें तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाता है, और अगर किसी एसिड को हम बहुत ही कम पानी, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मिलाना तो पड़ेगा ही पानी उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए। तो अगर हम उसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएं तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, कंटेन्स लेस वाटर, वाटर होगा लेकिन लेस होगा बहुत ज़्यादा। तो एक कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसी में अगर आप पानी मिला दोगे 4 लीटर तो उसमें पावर बहुत ही कम हो जाता है। सो जो लेबोरेटरी में आपके एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे, सो उसमें काफ़ी डाइल्यूट फॉर्म में वहाँ पे एसिड्स को रखा जाता है। हाँ, कंसनट्रेटेड एसिड में कंसनट्रेटेड होगा, लेकिन डाइल्यूट जिससे आप जनरली रिएक्ट कराओगे चीज़ें, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट करके वहाँ रखा जाता है ताकि वो नुकसान ना करे बच्चों को। चलो आगे देखते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, 2 तरह के एसिड्स होते हैं, एक होता है ऑक्सी एसिड्स और एक होता है हाइड्रो एसिड्स। नाम से पता लग रहा है जिस भी एसिड में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। और जिस भी एसिड में सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो तो होना ही होना है, और उसके साथ कोई भी दूसरा एटम एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रो एसिड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल HCl जो आप पढ़ चुके हो अभी। ये हो गया डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। और देखते हैं डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी। अब ये वाला पॉइंट मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिसिटी पूछा जा सकता है, व्हाट इज बेसिसिटी। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप एसिड्स के बारे में भी पढ़ रहे हो, एक हो गया एसिड्स और एक हो गया बेस। इन 2 चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, अभी एसिड्स पे हैं फिर आगे बेस पे आएंगे। अब इन दोनों में 2 टर्म्स होते हैं। एसिड्स में हम मेजर करते हैं बेसिसिटी, अभी ये चीज़ समझ लो, नाम उल्टा है। एसिड्स की हम बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं और बेसिस की हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एसिडिटी। अब समझना, एसिड्स में क्या होता है, एसिड्स में H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं और बेसिस में OH- आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। सो क्या हो रहा है, बेसिसिटी का मतलब क्या है कि एक एसिड में कितने नंबर ऑफ H आयंस प्रेजेंट हैं या हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। सो एसिड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। और वहीं पे एक बेस की बात करें तो बेस के अंदर कितने OH- आयंस प्रेजेंट हैं, या फिर और तरीके से समझ लो कि बेस को जब हम पानी में मिलाएंगे तो वो कितने OH आयंस प्रोड्यूस करेगा, वो हो जाएगी उसकी एसिडिटी। सो यहाँ पे उल्टा होता है, एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी कैलकुलेट की जाती है। सो हो सकता है MCQ में पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे समझ लेना। तो डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, सो बेसिसिटी होती क्या है, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। सो बेसिकली एक एसिड कितने हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा, सो जितने उसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे उतने ही वो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा। सो बेसिकली आप किसी भी एसिड में हाइड्रोजन काउंट कर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl में देखो कितने H हैं, एक H है, तो उसको हम कहेंगे इट इज अ मोनो बेसिक एसिड। मोनो बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही H आयन प्रेजेंट है। और H2SO4 की हम बात करें, H2SO4 तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं, तो इसको हम कहेंगे दैट इट इज डाई बेसिक एसिड। और H3PO4 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड आपका, ये हो जाएगा ट्राई बेसिक। तो जितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे वही हो जाएगा आपका बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। सो आई होप इतना समझ गए होगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी, बिकॉज इस पे काफी ज्यादा चांसेस है कि MCQ पूछ लिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एक तो प्रॉपर्टी हम देख ही चुके हैं कि एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सार होता है या खट्टा होता है। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि एसिड्स कुछ इंडिकेटर्स पे क्या असर डालता है, और ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने की वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका असर अगर हम इंडिकेटर्स पे देखें या लिटमस पेपर पे देखें, सो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड में। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, रेड थोड़ा वायलेंट कलर है और एसिड्स वायलेंट कलर में चेंज कर देगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू से रेड कर देगा। अब आगे देखो, एक और यहाँ पे हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज का कलर ये कर देता है फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर पिंक बना देता है एक एसिड, ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं MCQ में। फिर फिनोफ्थलीन की अगर हम बात करें, ये एक और तरह का इंडिकेटर है। सो फिनोफ्थलीन जो होगा डीप रेड कलर का होगा पहले, उसको ये कलरलेस बना देता है। सो फिनोफ्थलीन को ये बना देता है कलरलेस। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं, एक तो लिटमस पेपर हो गया, दूसरा हो गया मिथाइल ऑरेंज और तीसरा हो गया फिनोफ्थलीन। तीनों के कलर्स आपको याद होने चाहिए बिकॉज ये MCQ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑल मिनरल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस। तो ये मैंने बता दिया था कि सारे ही एसिड्स में H+ आयंस जरूर प्रेजेंट होता है। फिर आगे देखते हैं।
So mineral acids such as HCl, HNO3, H2SO4 etc. are highly corrosive. ये मैंने बताया था कि एसिड्स हाईली कॉरोसिव होते हैं या बहुत खतरनाक होते हैं। आप जिस भी चीज़ पे एसिड डाल दोगे वो चीज़ कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, जल जाएगी, झुलस जाएगी। जैसे भी आपको स्किन पे अगर किसी के पड़ जाए तो स्किन तो उसकी एकदम डैमेज हो सकती है। और किसी नॉन लिविंग थिंग पे भी अगर आप डालो, लकड़ी पे डाल दो आप, या क्या कहते हैं फर्श पे डाल दो, तो वो जगह एकदम खराब हो जाती है, सरफेस उसका एकदम खराब हो जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा करोसिव होते हैं या खराब करने वाले होते हैं ये एसिड्स। सो एंड कॉज पेनफुल बर्न्स ऑन दी स्किन। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कैन कॉज पेनफुल बर्न्स। सो लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पे काफ़ी संभाल के करना पड़ता है, बिकॉज अगर हल्का सा भी एसिड का ड्रॉप आपकी स्किन के ऊपर पड़ गया तो आपकी स्किन वहाँ पे क्या हो सकती है, झुलस सकती है। मेरे स्कूल की बात है, स्कूल टाइम पे जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पे हम लोग के साथ एक लड़की पढ़ती थी, तो वो एक्सपेरिमेंट करते समय उसके ऊपर एसिड गिर गया था। वो तो भला हो कि लैब में जो कंसनट्रेटेड एसिड भी होता है वो भी डाइल्यूट करके ही थोड़ा बहुत रखा जाता है, हल्का सा कंसनट्रेटेड होता है लेकिन उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं वो गिर गया था उसके हाथ पे, तो थोड़ा सा उसके हाथ में इचिंग होने लगी थी। तो वो कम कंसनट्रेटेड था तब भी हाथ में इचिंग होने लगी थी। सो अगर वो एकदम कंसनट्रेटेड होता, हाईली कंसनट्रेटेड होता, तो उससे स्किन झुलस भी सकती है। सो जब भी एक्सपेरिमेंट आप लोग करें, सो इस बात का खास ध्यान रखना कि एसिड्स बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो खेलने की चीज़ नहीं होते हैं। आगे देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हैं अबाउट एसिड्स। सो एसिड्स किन किन चीज़ों के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, यही सारा कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस चलो मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि ये रिएक्शंस कैसे होंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया इस तरह कि बताओ व्हाट विल हैपन इफ जिंक रिएक्ट्स विद HCl, तो आप क्या बताओगे, क्या फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा रिएक्शन है, जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। तो एसिड्स की एक खास बात होती है कि जब हम उसको किसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पहली बात तो एसिड एक लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, एसिड अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा। एक तो उसमें H+ आयन निकल जाएगा और दूसरा Cl- आयन निकल जाएगा। अब एक चीज सोचो, जिंक कैसा है, जिंक एक मेटल है, तो मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। क्यों? बिकॉज मेटल हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और हैलोजन एक निगेटिव आयन है। सो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ZnCl2। ZnCl2 क्यों? बिकॉज जिंक की वैलेंसी +2 होती है और Cl की वैलेंसी -1 होती है, तो आप क्रॉस करके करोगे तो ZnCl2 बन जाएगा। फिर प्लस आगे यहाँ पे हो जाएगा, क्या बच रहा है, सिर्फ हमारे पास H बच रहा है, तो H अकेला तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, एक और H+ आयन के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक रिएक्ट्स विद HCl, एक मेटल को हमने एक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, ये एक मेटल है, एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट, एक तो सॉल्ट बनेगा और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम किसी मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, कोई भी मेटल हो एक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, तो वहां पे हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, दैट व्हेनेवर अ मेटल इज रिएक्टेड विद एन एसिड, एक मेटल को जब भी हम एक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होती है। सो इस तरह हम कर लेंगे इसको। और यहाँ पे बैलेंस करने की बात रही तो देख लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आप इस साइड 2 लगा दोगे बस, और बाकी चीजें देख लो, Cl 2 हो गए, Cl2 इधर है ही, और Zn ये भी बैलेंस हो गया। सो बैलेंसिंग आप इस तरह कर लोगे। सो यहाँ पर से आप इन रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, और किसी रिएक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, मैं रिएक्शंस के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एसिड्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एसिड्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं इन डेली लाइफ, बिकॉज कोई चीज है तो उसका यूज कहाँ कर रहे हो रियल लाइफ में, यही चीज आपको पढ़ाई में नहीं बताई जाती हो, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो टीचर से हमेशा पूछो कि ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है, पूछना आपका हक है तो पूछ सकते हो। चलो देखते हैं कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल। जैसे कि एक बोरिक एसिड होता है, सो बोरिक एसिड है, सो वो यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक फॉर आई वॉश। आई वॉश जो होते हैं, ड्रॉप्स होती हैं, उनमें ये यूज किया जाता है बोरिक एसिड, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। फिर ऑक्सैलिक एसिड, कहीं पे जैसे कपड़े पे दाग लग जाता है इंक का, तो इंक स्टेन रिमूवर बनता है ऑक्सैलिक एसिड से। सो ऑक्सैलिक एसिड इंक स्टेन को हटाने में काम आता है। फिर आता है टार्ट्रिक एसिड, ये आपका बेकिंग पाउडर में पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड ये आपका एक फूड प्रिजर्वेटिव भी है, और ये कहाँ पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है। और देख लो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड में बताया था ये होता है H2CO3, और ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। और एक और होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका पाया जाता है फर्टिलाइजर्स में। सो कोई भी 2 या 3 यूजेस आप एक बार देख लेना, बिकॉज हो सकता है MCQ क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और यहाँ पे एक एसिड नहीं मेंशन्ड है, वो मैं बता देता हूँ,
कि एक होता है फॉर्मिक एसिड, ये मैंने इसके ऊपर एमसीक्यू देखा था पेपर में तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मिक एसिड, सो फॉर्मिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है आंट्स में। तो इन सारे जो कीड़े होते हैं, जितने डंक वाले कीड़े होते हैं, उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तभी जो डंक वाले कीड़े अगर डंक लगा दें, आपके काट लें, तो आपके उस जगह स्किन में जलन होने लगती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जहर तो होता ही होता है, और साथ में उनका जो जहर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, वो कहीं ना कहीं जलन पैदा करता है। सो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है रेड एंट्स में, जो आंट्स होती हैं काटने वाली। सो ये भी आप याद कर लेना, बिकॉज एमसीक्यू में ये 1 या 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं अभी। सो नेक्स्ट इज आर बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? सो बेस एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें OH माइनस आयंस प्रेजेंट हो, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता, एक और चीज भी होती है जो मैंने नहीं बताई थी स्टार्टिंग में, वो देख लो। सो अ बेस इज आइदर अ मेटालिक ऑक्साइड। सो बेस एक या तो मेटालिक ऑक्साइड होता है और अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड। तो मैंने ये बताया था कि बेस में OH माइनस आयंस प्रेजेंट हो तो वो बेस होता है, लेकिन अगर किसी मेटल का एक ऑक्साइड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है, तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड भी एक बेस है। ये भी एक बेस होगा, क्यों, ये मैं भी समझा देता हूँ। देखो, सो अ बेस इज आइदर अ मेटालिक ऑक्साइड, या तो मेटल का ऑक्साइड, और अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, या तो OH लगा उसमें, विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। सो एक बेस एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें या तो OH माइनस आयंस प्रेजेंट हो या फिर ऑक्साइड हो वो, और जो कि एक हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके सिर्फ सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करे, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करे एसिड के साथ। तो ये होता है एक बेस का डेफिनेशन। अब आते हैं कि एल्कली क्या होता है। सो एल्कली इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड। अब देखो, जो हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था ना, सिर्फ OH वाला, सो अगर किसी बेस के अंदर OH माइनस आयन प्रेजेंट है, तब उसको हम कहेंगे दैट इट इज एन एल्कली। सो एल्कली एक स्पेसिफिक केस है, OH माइनस आयन प्रेजेंट हो तो उसके लिए, और बेस में दोनों चीजें हो सकती हैं, आपका कोई मेटल का ऑक्साइड भी हो सकता है और हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। सो दैट्स इट। एल्कली एक सब क्लास है बेस की। तो बेस अगर मान लो ये है, तो बेस के अंदर सिर्फ यहाँ पे आपके OH माइनस वाले भी होंगे और O वाले भी होंगे, और एल्कली के अंदर सिर्फ आपके OH माइनस वाले कंपाउंड्स होंगे। सो एक तरह से ये वेन डायग्राम हो गया जो मैथ्स में आप पढ़ते हो। सो ये है। सो यहाँ पे एल्कली का डेफिनेशन आप देख लो। एन एल्कली इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड when dissolved in water produces hydroxyl ions as the only negative charged ions. So alkali को जब आप पानी में ऐड करोगे, पानी में मिलाओगे, तो वहां पे OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। So that's the definition of an alkali. So यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एल्कली लिया NaOH, तो जब हम इसको पानी में मिलाएंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक करेगा, तो एक आपका Na प्लस आयन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक आपका OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्योंकि OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई NaOH आपका क्या है, एक एल्कली है। ठीक है, आप बेस भी कह सकते हो, बेस तो है ही है वो, ठीक है, और एल्कली भी है, तो हम एल्कली बुलाएंगे उसको। सो दीज आर बेसिस। अब देखते हैं आगे। सो बेसिस के भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। सो क्या है वो देख लेते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ होते हैं वीक बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेसिस होंगे विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन, जो पूरी तरह आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली ब्रेक हो जाए। जैसे कि NaOH हमने लिया था तो वो कंप्लीटली ब्रेक हो रहा था, तो एक एग्जाम्पल आपका हो गया NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और बेस हो गया KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो ये सारे बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस, तो हम इनको कहते हैं दैट दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये जल्दी रिएक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं वीक बेसिस क्या होते हैं, दीज आयोनाइज ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ये सिर्फ कुछ हद तक ही डिसोसिएट हो पाएंगे, आयोनाइज हो पाएंगे। सो वीक बेसिस के कुछ एग्जाम्पल देख लो। वीक बेसिस में एक आपका होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और एक होता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो MCQ क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है आइडेंटिफाई अ वीक बेस, इन सारे ऑप्शंस में से वीक बेस कौन सा है, तो वीक बेसिस कम है, इसको आप याद रखना। एक होता है NH4OH या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये सारे वीक बेसिस के एग्जाम्पल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तो जब हम एसिड पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बेसिसिटी देखी थी, और जब हम बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एसिडिटी के बारे में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोलूँगा, बिकॉज यहाँ पे आपसे अक्सर पूछा जाता है कि किसी एसिड की बेसिसिटी बताओ या किसी बेस की एसिडिटी बताओ। ये हो सकता है ऑप्शंस देके पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन हो सकता है डेफिनेशन भी MCQ में आ जाए, लेकिन इसके बारे में ये ज़्यादा पूछा जा सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछेगा बताओ कि इसकी एसिडिटी कितनी है या बेसिसिटी कितनी है। तो याद रखने का तरीका, एसिड्स की बेसिसिटी होती है, एसिड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, और बेसिस में कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट है या कितने वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा पानी में डिजोल्व होने पे, वो हो जाती है उसकी बेसिसिटी।
तो देख लेते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस OH माइनस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इन एक्वस सोल्यूशन। वही चीज है कि एक एक्वस सोल्यूशन में या पानी में कोई बेस कितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो ऑब्वियसली जितने होंगे उसमें उतने ही प्रोड्यूस करेगा ना। तो कितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा, यही होता है एसिडिटी ऑफ अ बेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे देखो, एक बेस हमने लिया NaOH। सो NaOH को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये टूटेगा Na में और OH माइनस आयन में। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक OH बन रहा है, एक OH माइनस आयन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस क्यों? बिकॉज मोनो मतलब होता है 1, तो मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा ये। फिर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें तो CaOH होल ट्वाइस में देखो OH होल ट्वाइस है, 2 यहाँ पे OH आयंस प्रेजेंट हैं। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये तो एक कैल्शियम आयन निकलेगा और दूसरा निकलेगा 2 OH आयंस यहाँ पे निकलेंगे, 2 OH माइनस आयंस। तो ये हो जाएगा आपका डाई एसिडिक, ठीक है, डाई एसिडिक बेस। फिर देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अगर आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, एल्यूमिनियम के वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो अगर ये ब्रेक होगा, ये पानी में आप मिलाओगे तो ये 3 हाइड्रोक्सिल आयंस देगा। सो इसीलिए इस वाले को हम बोलेंगे दैट इट इज अ ट्राई एसिडिक बेस। तो ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और आप कई सारे और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो इसके ऊपर। सो क्वेश्चन कैसे भी है, बस आपको ये काउंट कर लेना है कि कितने OH माइनस आयंस प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में या उस पर्टिकुलर एल्कली में। तो जितने भी OH माइनस होंगे उतनी ही एसिडिटी हो जाएगी उस बेस की। सो आई होप ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अगेन यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? बिकॉज अगेन MCQ बेस्ड क्वेश्चन आना है इस बार। सो हो सकता है बुला भट्ट का एक क्वेश्चन आ जाए कहीं से। आप इन सारी रिएक्शंस को एक बार देख लेना कि किस किस तरीके से बेसिस को प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये नहीं है इस बार, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कोर्स में नहीं होगा ये, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हो बिकॉज ये कहीं ना कहीं कम इंपॉर्टेंस रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे होते हैं ये। अब जैसे कि एसिड का टेस्ट सार था, खट्टा था, जो बेसिस होते हैं ऐसा नहीं है कि बेसिस मीठे होंगे। सो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बिटर होता है या कड़वा होता है। ठीक है, वो खट्टे होते थे और ये कड़वे टेस्ट में होते हैं बेसिस। अब आप ऐसा ना करना किसी बेस को जाके टेस्ट कर लेना, बिकॉज बेसिस भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं जितना कि एसिड्स। ऐसा नहीं है कि एसिड्स खतरनाक हैं और बेसिस नहीं खतरनाक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे खतरनाक हैं। और दोनों में से किसी को भी छुओगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकता है। चल, सो सोपी टू टच। अब इसका जो टच होता है, आप इसको अगर टच करोगे तो थोड़ा सा चिकना चिकना लगेगा। तो बेसिकली इससे आपको एक और आइडिया लगेगा कि ये कहीं ना कहीं साबुनों में यूज होता है, सोप बनाने में इसका काफी यूज करते हैं बेसिस का हम। तो एल्कली की कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो एल्कलीज टर्न। सो अब ये देख लेते हैं कि ये इंडिकेटर्स पे कैसे चेंजेस लाता है। सो रेड लिटमस को ये चेंज कर देता है इनटू ब्लू। ऐसे याद रख सकते हो, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो रेड लिटमस को ये चेंज कर देगा ब्लू लिटमस में। अगर हम कलरलेस फिनोप्थिलीन में अगर इसको डाल दें बेस को, तो ये उसको चेंज कर देगा इनटू पिंक, पिंक बना देगा। फिर पिंक कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू येलो कलर, ये मिथाइल ऑरेंज को चेंज कर देगा येलो कलर में। फिर अगर हम हल्दी पाउडर लें या टर्मरिक पाउडर लें तो उसको ये चेंज कर देगा ब्राउन कलर में। तो दीज आर ऑल चेंजेस जो कि एक बेस ले आता है इन इंडिकेटर्स पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दीज ऑल चेंजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। चलो आगे देखते हैं। सो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। कॉस्टिक एल्कलीज NaOH एंड KOH आर कोरोसिव। अगेन देखो यहाँ पे मैं बताया था कि ये काफी खतरनाक होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस। आर कोरोसिव टू द स्किन, तो इसीलिए कभी छूने की गलती मत करना है किसी बेस को। एज दे कंबाइन विद द ऑयल्स एंड फैट्स इन दी स्किन। सो इसीलिए खतरनाक होते हैं बिकॉज वो कंबाइन कर जाते हैं हमारे स्किन के ऑयल्स एंड फैट्स के साथ, तो स्किन को डैमेज करते हैं काफी हद तक। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अगेन यहाँ पे काफी सारे रिएक्शंस हैं, आप चाहो तो इनको देख सकते हो एक बार, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें ये हो सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये और ये दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, तो बताओ यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, और MCQ में आपको दे दिया जाए। तो यहाँ भी मेन चीज आपको रिएक्शन बनाना आना चाहिए। रिएक्शन कैसे बनाते हैं वो अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ पे एक रिएक्शन बता देता हूँ। चलो सपोज हम लोग देखते हैं ये वाला रिएक्शन कैसे हुआ। सपोज आपको दे दिया गया कि आपने कॉपर ऑक्साइड आपको दिया गया है और उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ही आसान है ये। क्या होगा जब भी ऐसा कोई रिएक्शन हो तो वहां पे आप डबल डिकम्पोजिशन करवा दो। तो यहाँ पे ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। कॉपर आयन एक हो जाएगा Cu2+, ऊपर लिख देता हूँ, एक हो जाएगा Cu2+ आयन और एक हो जाएगा O2- आयन, इसमें ब्रेक करेगा ये। और यहाँ पे ये ब्रेक होगा यहाँ से, एक तो हो जाएगा H+ आयन, 2 H+ आयन यहाँ निकलेंगे, और एक हो जाएगा SO4 2- आयन। अब यहाँ पे देखो
एक तरफ का पॉजिटिव दूसरे तरफ के निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो एक चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है साफ साफ बन जाएगी CuSO4, और बैलेंसिंग करोगे तो SO4 की वैलेंसी -2, Cu की वैलेंसी +2, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ CuSO4 बन जाएगा। और प्लस यहाँ पे और क्या आएगा देख लो, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और क्या बच रहा है, एक H2 बच रहा है और एक O बच रहा है, तो H और O मिला के क्या बना लेंगे, H2O, वाटर बना लेंगे सीधे सीधे। तो यही हो जाएगा यहाँ पे। और बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग देख लो, दोनों तरफ सारी चीजें बैलेंस्ड हैं। तो इस तरह आप रिएक्शंस बना सकते हो। सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं होती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और चीजों को बनाने की भी कोशिश करो। क्वेश्चन अगर आए कि अगर दो चीजें आपको दे दी जाए और कहा जाए कि ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगी, तो आप रिएक्शन को इस तरह बना के कंप्लीट करके वहां बता सकते हो कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, लेकिन इनको रटना मत, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लो, याद कर लो थोड़ा बहुत, और बाकी बनाना सीख लो रिएक्शंस को। आगे बढ़ते हैं अभी। सो नेक्स्ट आर यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस का यूज क्या है? अब जैसे एसिड्स का यूज था वैसे बेसिस का भी यूज होता है। तो एक बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH, इट इज यूज एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज किया जाता है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, साबुन बनाने में इसका यूज होता है। और फिर आते हैं, एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यूज फॉर रिमूविंग ग्रीस, ग्रीस के जो दाग होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है इसको। एंड स्टेन्स फ्रॉम वुलन क्लोथ्स, तो इसको हम यूज करते हैं। फिर आता है एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सोप्स एंड अल्कलाइन बैटरीज। सो बैटरीज में यूज होता है और सोप वाला तो आप देख ही चुके हो। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये काफी ज्यादा यूज करते हैं इसको हम, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कहीं कहीं पे वाटर जो होता है हार्ड वाटर प्रेजेंट होता है, सो उसको सॉफ्टन करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। शायद आपने ये चीज पढ़ी हो 9th क्लास में। और न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ अ सॉइल, और कहीं कहीं गांव में क्या होता है, सॉइल एसिडिक हो जाती है थोड़ा सा, वहां पे एसिड्स आ जाते हैं, सो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और एज अ जनरल जर्मिसाइड एंड इन मेकिंग मोर्टार, सो इसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो आप कोई भी 2 या 3 यूजेस एटलीस्ट याद कर लेना, बिकॉज हो सकता है MCQ में पूछ लिया जाए कि कहाँ पे इसका यूज होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अक्सर सब डेफिनेशन लिखने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। सो जब भी कोई एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके सिर्फ सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करे, सो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक एसिड ले लिया HCl प्लस हमने उसमें ऐड कर दिया एक बेस NaOH, तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा, H रिएक्ट करेगा OH के साथ, ये बना लेगा वाटर, और Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ, ये बना लेगा NaCl। सो यहाँ पे 2 चीजें देखो बनी, एक बना सॉल्ट NaCl और एक बना वाटर। सो इसी तरह कोई भी एसिड कोई भी बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एक सॉल्ट बनता है हमेशा और वाटर बनता है। सो इसी टाइप के रिएक्शन को, सिर्फ ये वाला नहीं, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके क्या यूजेस हैं रियल लाइफ में, कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है। तो एक यूज अभी हमने बेस का देखा था, इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की एसिडिटी खत्म करने में उसका यूज करते हैं। सो फार्मर्स इसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जमीन की एसिडिटी खत्म करने के लिए। फिर अगर मान लो किसी आदमी को एसिडिटी हो जाए पेट में, तो उसके लिए एंटासिड टैबलेट्स होती हैं, जैसे कि इनो आता है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। फिर कोल्ड मिल्क जो कि अल्कलाइन होता है, वो इसलिए रात में लोग ठंडा दूध पीते हैं, बिकॉज दूध पीने से क्या होता है, आपके पेट की एसिडिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। कोल्ड मिल्क की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर मान लो आपको किसी चींटी ने काट लिया, तो चींटी में क्या होता है, आंट्स में और जो बीज होती हैं उनके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उस एसिड को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो बाय रबिंग सोप। तो सोप को अगर आप रब करोगे तो वो बेसिक हुआ, और वो एसिड को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपको थोड़ा सा जलन कम होगी, आपका दर्द कम हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और चीज होती है, अगर आपने येलो वास्प कभी देखा हो, जो पीली सी ऐसे उसको बरैया बोलते हैं गांव साइड में, सो अगर उस येलो वास्प ने आपको काट लिया है, अक्सर क्या करते हैं लोग, उस पर नींबू घिस देते हैं। सो उसका रीजन क्या होता है, द स्टिंग ऑफ येलो वास्प कंटेन एल्कली, उसके स्टिंग में एल्कली होता है। सो उसी पे अगर हम नींबू लगा देते हैं, नींबू एसिडिक है, तो वो उस बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देगा। सो कहीं ना कहीं उसकी वजह से नुकसान कम हो जाएगा हमारी स्किन का, वहां पे फूलेगा नहीं। और लेमन की जगह पे आप यहाँ पे
एसिटिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी काम वही होगा, आप विनेगर वहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, और बाकी ये होता क्या है, इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन अ एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है? सो पीएच वैल्यू बेसिकली एक तरह का स्केल है जो कि ये मेजर करने में हमें हेल्प करता है कि कोई कंपाउंड न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है। और अगर मान लो वो पूरी तरह से एसिडिक नहीं भी है, हल्का एसिडिक है, तो कितना एसिडिक है। तो बेसिकली ये मेजर करने का एक स्केल है अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो देखते हैं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ लिक्विड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीएच। किसी भी लिक्विड का एसिडिटी या बेसिसिटी हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीएच। एक स्केल है बेसिकली ये। इट इज अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं, ये उसके कंसेंट्रेशन को रिकॉर्ड करके बताता है। सो पीएच इज डिफाइंड, इसका डेफिनेशन देख लो यहाँ पे। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथमिक टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। सो ये एक फॉर्मूला है, बनाया गया है टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पीएच। तो पीएच क्या होता है? इट इज द नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन कंसेंट्रेशन। किसी भी कंपाउंड में H+ आयन कंसेंट्रेशन कितना है, किसी मतलब लिक्विड में ही होगा, किसी एक्वस सोल्यूशन में या लिक्विड में कितना H+ आयन प्रेजेंट है, यही आपको बताता है उसका पीएच वैल्यू कितना होगा। सो अभी जो पीएच स्केल होता है, इसकी वैल्यूज आपकी लाई करती हैं 0 से लेके 14 तक। सो किसी भी कंपाउंड का अगर पीएच वैल्यू 0 है, तो अगर ये लेफ्ट साइड में है तो इसको लेफ्ट टू राइट हम रखते हैं। सो अगर किसी भी कंपाउंड का जो पीएच वैल्यू है वो 0 है, यानी कि लेफ्ट साइड लाई कर रहा है 0 की तरफ, तो हम कहते हैं कि वो हाईली एसिडिक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था शुरुआत में एकदम। और अगर किसी कंपाउंड का वैल्यू 14 की तरफ लाई कर रहा है, मतलब राइट साइड लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेसिक है। जितना ज्यादा उधर होगा, जैसे 14 एक्चुअली वैल्यू हो गया, तो वो आपका मोस्ट बेसिक होगा, हाईली बेसिक होगा। और अगर किसी कंपाउंड का वैल्यू 0 हो गया, पीएच वैल्यू 0 आ गया, तो यानी कि वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बीच में लाई करेंगे वो कम एसिडिक या कम बेसिक होंगे। और जो एग्जैक्ट सेंटर यानी कि 7 वैल्यू पे आएगा, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल, कि वो न्यूट्रल है। और ये कंप्लीटली कौन होता है? वाटर। वाटर एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे नीचे आप इमेज में देख सकते हो कि अलग अलग कंपाउंड्स का कितना पीएच वैल्यू होता है। तो इससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि जिन कंपाउंड्स का जो पीएच वैल्यू है, अगर वो 0 की तरफ है तो वो एसिडिक होंगे, और अगर किसी कंपाउंड का पीएच वैल्यू 14 की तरफ जा रहा है या 14 हुआ जा रहा है, सो वो अल्कलाइन इन नेचर होगा। और जो बीच का एकदम एग्जैक्ट 7 पे लाई करेगा, 7 वैल्यू पे होगा, उसको हम बोलेंगे दैट इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद रखना, 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक होगा, 14 की तरफ जाएंगे तो अल्कलाइन में होगा, और 7 पे अगर वैल्यू रहता है किसी कंपाउंड के पीएच वैल्यू का, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड कंप्लीटली न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है और ना वो बेसिक है। सो अब बात ये आती है कि ये होता कैसा है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज में शो किया है। ये बेसिकली क्या होता है, एक आपको स्ट्रिप दी जाती है, पेपर की होती है, उसको हम उस लिक्विड कंपाउंड में डुबो देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस स्ट्रिप का कलर क्या है। उस स्ट्रिप का जो भी कलर होगा, जहां से भी हम उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेके आए होंगे, वहां से हमको एक स्केल भी मिलता है, कलर्ड स्केल। तो उस पट्टी पे जो भी कलर आएगा, जो हमने डिप करी है, उस पट्टी पे जो भी कलर आएगा, उसको हम मैच करेंगे उस पर्टिकुलर स्केल से, ठीक है। कलर जिस कलर से भी मैच होगा, वही हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू। सो पीएच वैल्यू इस तरह मेजर किया जाता है। सो आई होप पीएच वैल्यू क्या होती है ये चीज आप समझ गए होगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। So next are salts. So what are salt? Salt is a chemical compound which on dissolving water produce positively charged particles other than hydrogen ions and negatively charged particles other than hydroxyl ions. तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हम पानी में जिसको डिसॉल्व करें, तो वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे अदर देन हाइड्रोजन आयन, मतलब उसमें H+ नहीं होना चाहिए, और वो निगेटिव आयन में OH- नहीं प्रोड्यूस करे, यानी कि ना तो उसमें H+ प्रेजेंट हो और ना उसमें OH- प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा, तब वो एक सॉल्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट ही देख लो, NaCl ब्रेक होता है Na+ में और Cl- में, तो ये एक एग्जाम्पल है सॉल्ट का। और देख लो पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसमें प्रोड्यूस होता है K+ और Cl-, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक सॉल्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके टाइप से, कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली 3 टाइप्स में हम सॉल्ट को बांटते हैं। और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, डबल सॉल्ट होता है और भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी होते हैं, बट आपके कोर्स में ये सिर्फ 3 है, ये मैंने शुरुआत में बता दिया था। सो यहाँ पे 3 टाइप्स के सॉल्ट कौन से हैं? एक तो हो गया नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होगा जिसमें ना तो H+ प्रेजेंट होगा ना तो OH- प्रेजेंट होगा। सो दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय बेसिक रेडिकल और मेटालिक आयन। मतलब कि अगर किसी सॉल्ट के फॉर्मेशन में इक्वल टाइप के एसिड और बेस लिए गए हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे ये चीज समझ लो बिकॉज MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ,
अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तब आपका बनेगा एक नॉर्मल सॉल्ट। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, या तो दोनों वीक हो या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तब आपका बनता है नॉर्मल सॉल्ट। मतलब दोनों बराबरी के होने चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ये चीज पूछी गई है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। फिर आते हैं सेकंड टाइप के सॉल्ट पे, एसिड सॉल्ट पे, और बाकी एग्जांपल देख लेना नॉर्मल सॉल्ट के। एक NaCl हो गया, KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, जितने भी सॉल्ट होते हैं ना जिसमें ना तो H+ हो ना OH- हो, वो सारे ही नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं। फिर आते हैं एसिड सॉल्ट्स पे। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है एसिड सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होगी, एसिडिक होगा थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है, उसमें H आपको मिल जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे A salt formed by incomplete or partial replacement of replaceable hydrogen ions of an acid by a basic radical or metallic ion। मतलब कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और वहां पे एसिड में कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस नहीं निकल पाए। ठीक है, एक एसिड लिया आपने, वहां से कंप्लीटली H+ आयंस निकल ही नहीं पाए, तब क्या होगा, तब आपका जो सॉल्ट बनेगा उसमें कहीं ना कहीं H बचे रह जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स बचे रह जाएंगे। सो इस टाइप के सॉल्ट को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एसिड तो स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन यहाँ पे जो आप रिएक्ट करोगे यहाँ पे वीक बेस होगा, यहाँ पे आपका बेस जो होगा वो वीक होगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, बेस वीक है सो वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाएगा आपके हाइड्रोजन आयंस को। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिड सॉल्ट। सो आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद आते हैं लास्ट पे जो कि है बेसिक सॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे भी एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल है भूले जा रहा हूँ बताने का। सो यहाँ पे क्या है, NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। फिर है पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4 एंड NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एसिड सॉल्ट पे, जिसपे भी H आपका प्रेजेंट होगा ना उसको हम बोलेंगे दैट इट इज अ एसिड सॉल्ट। सो सॉल्ट ही है लेकिन H इसमें प्रेजेंट है तो ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बहुत शो करेगा। फिर आते हैं लास्ट पे बेसिक सॉल्ट पे। सो बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस। अब इस बार क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। सो अगर हाइड्रोक्सिल आयंस बचे रह जाएंगे किसी सॉल्ट में, किसी सॉल्ट में आपको OH दिख जाए तो समझ जाना कि वो सॉल्ट क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, बेसिक लेड क्लोराइड हो गया, बेसिक कॉपर क्लोराइड हो गया, OH दिख रहा है ना यहाँ पे, तो जिस भी सॉल्ट में OH आपका प्रेजेंट होगा वो आपके हो जाएंगे बेसिक सॉल्ट्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेस स्ट्रांग होगा और आपका जो एसिड होगा वो वीक होगा। यहाँ पे हो जाएगा वीक एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और यहाँ पे एसिड वीक होगा तो वो कंप्लीटली OH को हटा नहीं पाएगा। सो आपका OH बचा रह जाएगा सॉल्ट में। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये होगा। सो ये तीनों केसेस याद रखना, बिकॉज पूछा जाता है अक्सर कि एसिड सॉल्ट के केस में या बेसिक सॉल्ट के केस में कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग ली जाती है, कौन सी चीज वीक ली जाती है। तो इसको एक बार थोड़ा देख लेना। सो दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं और अब हम लोग करने वाले हैं ढेर सारे MCQ क्वेश्चंस। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: The color change observed when the solution of magnesium hydroxide is tested with the following indicators. So magnesium hydroxide ये क्या है, MgOH होल ट्वाइस। ये आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है। तो बेस क्या करेगा देख लो, पहला ऑप्शन है फिनोफ्थलीन टर्न्स कलरलेस टू पिंक। तो ये आपने बेस में पढ़ा था, बेस में मैंने बताई थी कैरेक्टरिस्टिक कि फिनोफ्थलीन का कलर वो पिंक कर देता है। एक बेस को अगर आप फिनोफ्थलीन से टेस्ट करोगे तो फिनोफ्थलीन का कलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिंक। सो दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बेस। तो आई होप ये चीज समझ गए होगे भी। अभी हम लोग आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: The drying agent used to dry HCl गैस। So यहाँ पे आप देख लो कि HCl गैस को ड्राई करने के लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का। ये टॉपिक है, अभी आप आगे जब स्टडी ऑफ कंपाउंड्स पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो वहां पे इसका क्वेश्चन आएगा। बेसिकली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे पूछा जा सकता है इस चैप्टर का क्वेश्चन। तो देख लो इसको, ये आपका स्पेशली केस है तो इसको आप थ्योरी में ही पढ़ लेना। ये चीज आप लोग याद रखना कि HCl गैस के प्रिपरेशन में हम उसको ड्राई करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज: The oxide of a metal that reacts both with an acid and alkali to form salt and water। तो एक ऐसे मेटल का ऑक्साइड बताओ जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और एल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब वो दोनों के साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ भी, एल्कली के साथ भी, और दोनों के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे। तो दोनों के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देने का मतलब ये कि वो कंपाउंड एज एसिड भी बिहेव करेगा एंड एज बेस भी बिहेव करेगा। तो इट विल बिहेव बोथ एज एसिड एंड बेस।
तो यहाँ पे एक खासियत होती है विच इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये पूछी जाती है। तो एक होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर ये होता है कि अगर कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है, जब वो किसी एक एसिड रिएक्शन में है जहाँ उसके एसिडिक नेचर का रिक्वायरमेंट है तो वो एसिडिक नेचर भी शो करेगा, और जब उसको बेसिक नेचर शो करने की जरूरत है तो वो बेसिक नेचर भी शो करेगा। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। कुछ लोग होते नहीं कि जरूरत के हिसाब से रंग बदल लेते हैं, सो आप ऐसा समझ सकते हो इन कंपाउंड्स को। तो एम्फोटेरिक नेचर ऐसा नेचर होता है या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे, एल्कली के साथ भी रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो ये आपका होता है, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और एक आपका होता है जिंक ऑक्साइड ZnO। तो ये दो होते हैं, इसके एग्जाम्पल याद रख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। एक होता है Al2O3 और एक होता है ZnO। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो ये याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डाइल्यूटिंग इन एसिड कंसेंट्रेशन H+ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। सो अगर हम किसी एसिड को डाइल्यूट करें, आप उसमें पानी मिलाते जाओ तो उसमें जो H+ आयंस का कंसेंट्रेशन होगा वो कम होगा कि ज़्यादा होगा कि क्या होगा, या अनअफेक्टेड रहेगा। तो सोच के देखो, एसिड आपका इतना सा है, उसमें आप पानी मिलाए जा रहे हो, आपने ड्रम भर पानी उसमें मिला दिया, तो अब उस पूरे वॉल्यूम में, उस पूरे ड्रम भर वॉल्यूम में कितने H+ रहे। कहीं ना कहीं वॉल्यूम आपका H+ आयंस का उतना ही रहा ना, पानी बढ़ गया लेकिन H+ उतना ही रहे। सो कहीं ना कहीं उसमें H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। सो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस क्या होगा, कम हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सो आई होप ये चीज समझ गए होगे आप लोग। चलो इसके बाद आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज। सो सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, क्यों? बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। तो बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है? बेसिक सॉल्ट बेसिकली बनता है जब एक वीक एसिड रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये भी मैंने जस्ट लास्ट टॉपिक में बताया था कि बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। सो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एसिड वीक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। सो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, The observation when ammonium chloride reacts with potassium hydroxide। अब ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जहां पे आपको रिएक्शंस नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ ये पूछा गया है कि रिएक्शन में क्या होगा। तो इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, एक तो आपको दिया है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा आपको यहाँ पे दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करते हैं इसको हम। यहाँ पे आपको दिया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? NH4Cl। अब यहाँ पे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कंपाउंड्स के, प्लस हमें रिएक्ट कराना है इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी KOH के साथ। तो यहाँ पे सिंपल दो आपके कंपाउंड्स हैं। क्या होगा यहाँ पे देखने में पता लग रहा है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। NH4Cl यहाँ से ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा NH4+ आयन और एक Cl- आयन यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो और यहाँ पे KOH जो होगा यहाँ से ब्रेक करेगा, एक हो जाएगा K+ आयन और एक हो जाएगा OH- आयन। अब यहाँ क्या होगा, इधर वाला पॉजिटिव उधर के निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और इधर का K रिएक्ट करेगा इस Cl के साथ और ये बना लेगा KCl। सो ये बन गया। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज आपसे पूछी भी नहीं गई और ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है वैसे भी। अब यहाँ पे एक चीज देखो और कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये ऐसे नहीं रुकेगा, ये और ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ये ब्रेक कर जाएगा ऐसे NH4OH, ये ब्रेक कर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा इंटू अमोनिया एंड H2। ये चीज आप याद रखना अमोनिया के बारे में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बेसिकली, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक कर जाता है इनटू अमोनिया एंड वाटर अगर उसको थोड़ा सा भी हीट मिले। बेसिकली इस रिएक्शन का ही हीट होगा जो इसको और ब्रेक डाउन कर देगा। सो यहाँ पे आपको अमोनिया मिल रहा है NH3 अमोनिया। अब अमोनिया क्या होती है? अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। सो बेसिकली इस रिएक्शन से हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि बेसिक इन नेचर है। सो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्वेशन। पहला है अ रेडिश ब्राउन गैस। तो अमोनिया रेडिश ब्राउन तो नहीं होती, इट इज कलरलेस। फिर है अ कलरलेस गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू। अब ये मुझे सही लग रहा है बिकॉज अमोनिया का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। अमोनिया बेसिक नेचर की होती है, सो इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये करेक्ट है और ये कलरलेस गैस भी होती है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो अगर आपको रिएक्शंस बनाना आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हो। तो मुझे बस यही बताना था। चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ गए होगे आप लोग। अगर कहीं पे डाउट आए तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बोलना। चलो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following will not produce an acid when made to react with water? So यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम पानी से अगर रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे वो रिएक्ट नहीं करेगा पानी के साथ।
तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक्सेप्शन है, आप याद रखना कि ये बाकी सारे कंपाउंड्स तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये बात याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। सो मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो मिनरल से हमें मिलते हैं, और बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पे कौन सा है ये आपको बताना है, मतलब इन सब में से कौन सा एसिड मिनरल एसिड नहीं है। तो यहाँ पे HCl एक मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, साइट्रिक एसिड ये लेमन में पाया जाता है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। सो यहाँ पे साइट्रिक एसिड इज नॉट अ मिनरल एसिड, ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। सो कौन सी गैस इवॉल्व होती है व्हेन वी रिएक्ट अ मेटल विद एन एसिड। सो यहाँ पे हो जाएगा, मैंने फर्स्ट रिएक्शन में आपको बताया था दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड व्हेनेवर अ मेटल इज रिएक्टेड विद एन एसिड। सो आप कोई भी एसिड ले लो, आपको देखना है, आप देख लो। अगर मान लो आपने लिया जिंक, वही ले लेते हैं, जिंक लिया प्लस इसको रिएक्ट करा लिया HCl के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ देख लो। HCl ब्रेक करेगा H प्लस और Cl माइनस में, जिंक रिएक्ट कर जाएगा Cl के साथ, ये हो जाएगा ZnCl2, और यहाँ पे H आयन जो प्रेजेंट है वो दूसरे H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके H2 बना लेगा। तो 2 बार रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बैलेंसिंग कर लो, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे बाकी चीज़ें बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो आप कोई भी मेटल लो, अगर आप मेटल ले रहे हो प्योर फॉर्म में और उसको रिएक्ट करा रहे हो किसी भी एसिड के साथ, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, तो किसी भी एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन वी शुड ऐड। सो अगर आपको किसी न्यूट्रल सोल्यूशन की pH वैल्यू बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, यानी कि न्यूट्रल 7 पे होती है, जैसे मान लो pH वैल्यू आपकी 7 पे है और आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी है, 14 की तरफ लेके आनी है, एग्जैक्टली 14 नहीं करनी है बट बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, इधर के साइड बेसेस होते हैं, तो अगर एक न्यूट्रल सोल्यूशन में आप बेस ऐड कर दोगे तो pH वैल्यू बढ़ेगी। घटानी होती तो इधर की तरफ हम एसिड ऐड करते। सो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एल्कली। सो वी विल ऐड एन एल्कली टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जितना भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और बाकी आप मेरे और भी चैप्टर के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और गाइस, मुझे आप लोग के सपोर्ट की इस समय बहुत जरूरत है, बिकॉज हम 100K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं। और अगर आप लोग का साथ रहता है तो इस ईयर के एंड होने के पहले ही हमारे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट भी हो सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट अस, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।